नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नागार्जुन के पाठ का अगला अंश पढ़ने वाले हैं। तो जानते हैं इस वीडियो में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले कविता का प्रसंग जानेंगे। कौन सी कविता? वे कविता है यह दंतुरित मुस्कान, और उसी की हम व्याख्या भी आज इस वीडियो में करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, बिना देर किए शुरू करते हैं। इस कविता में जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब बच्चों के नए नए दांत आते हैं और वो उन दांतों के साथ मुस्कुराते हैं तो उनकी मुस्कान कितनी छविमान लगती है, कितनी सुंदर लगती है। और उसी मुस्कान को अंकित किया है कवि ने अपनी इस कविता में, जिसका नाम है दंतुरित मुस्कान। नए दांत वाली हंसी को कहते हैं दंतुरित मुस्कान। और इसमें हम कवि किस प्रकार बच्चे को अपना परिचय देता है और कवि का परिचय किस प्रकार बच्चे से होता है, उसका वर्णन भी करेंगे। साथ ही हम पिता के प्रेम भावों को भी इस कविता में देख पाएंगे। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं इस बहुत ही रोचक कविता को, जिसका नाम है दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान। धुली धुसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ पर धुली धुसर का अर्थ है मिट्टी से सने, और जलजात का अर्थ है कमल का फूल या वे फूल या वे वृक्ष जो कि जल में खिलते हैं। और परस का अर्थ है छूकर, और पाषाण का अर्थ है पत्थर। आइए विद्यार्थियों, अब हम इस कविता का अर्थ जानते हैं। कवि कहता है कि बच्चों की जो मुस्कान होती है वो बहुत ही जीवंत होती है। कवि इस ओर इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान। यहाँ पर वह बच्चे को बोल रहा है कि हे बालक, तुम्हारी यह मुस्कान मृतकों में भी जान डाल देगी। क्यों जान डाल देगी? क्योंकि वह बहुत ही जीवंत है, वह बहुत ही क्षोभ रहित है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है, उसमें कोई दिखावा नहीं है। आगे कवि बच्चे की उस पूरे दृश्य की सौंदर्यता का वर्णन करता है। कहता है धूली धूसर तुम्हारी ये गात, यानी धूल में सने हुए तुम्हारा यह शरीर, गात का मतलब शरीर, तो धूल में लिपटा हुआ तुम्हारा यह शरीर ऐसा प्रतीक होता है जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। यानी जो तालाब के आसपास जो जलजात होते हैं, जो सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, वो तालाब में नहीं बल्कि मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं। यानी सुंदरता जो है वो कहीं भी विद्यमान होती है, कवि ये कहना चाह रहा है। और यहाँ पर तालाब की तुलना कवि जो है वह बालक से कर रहा है। तालाब के आसपास खिलने वाले फूलों की तुलना कवि बालक से कर रहा है। आगे वे कहता है कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ पर वे कहता है कि तुम्हारे शरीर को छूकर, यानी बच्चे का जो शरीर है वह इतना कोमल है, जिसे छू ले अगर कोई तो वह बहुत ही आनंदित हो उठेगा, और किसी दिन जल भी तुमसे छू गया होगा, इसीलिए वह कठिन पाषाण बन गया, वह थम गया। क्यों थम गया? क्योंकि वह उस क्षण के एहसास को हमेशा एक जैसा बनाए रखना चाहता था, इसीलिए वह जल से पाषाण बन गया। यहाँ पर कवि ने बालक के मुस्कान का मनोहारी चित्रण किया है, साथ ही बालक के शरीर की कोमलता का, शरीर के सौंदर्य का और मुस्कान की सौंदर्यता का वर्णन भी किया है। आगे कवि कहता है छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शिफालिका के फूल, बांस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आंखें लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान।
धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। यहाँ पर विद्यार्थियों अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलके झपकाए देखना, और चिर प्रवासी यानी जो हमेशा बाहर रहता है, प्रवासी यानी बाहर रहने वाला, और चिर प्रवासी यानी हमेशा बाहर रहने वाला। इतर का अर्थ है दूसरा। आइए विद्यार्थियों अब हम कविता का अर्थ जानते हैं। यहां पर कवि कहता है कि जब मैं तुमसे छू गया तो ऐसा लगा जैसे कि शिफालिका के फूल बांस या बबूल के पेड़ों से झरकर गिरने लगे हों। अब विद्यार्थियों हम तो जानते हैं कि बच्चे का शरीर कितना कोमल होता है, तो जब कवि पहली बार बच्चे के शरीर को स्पर्श करता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे बांस या बबूल का पेड़ हो और उससे शेफालिका के फूल झड़ने लगे हैं। आगे जो बच्चा है वह कवि को नहीं पहचान पाता, तो कवि कहता है कि तुम मुझे नहीं पाए पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंखें लूं मैं फिर। ये कहता है कि तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। कवि को यह कैसे पता चला कि बच्चा जो है वह कवि को नहीं पहचान पाया है? क्योंकि बच्चा बिना पलक झपकाए निरंतर कवि को देखते जा रहा है, इसीलिए कवि को लगता है कि जो बच्चा है वह उसे नहीं पहचान पाया। अगर तुम थक गए हो तो मैं आंखें फेर लूं, तुम कष्ट मत करो। आगे वे कहता है कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज तो मैं तुम्हें देख ही नहीं पाता। तुम्हारी मां ने ही मुझे तुमसे परिचय करवाया और वह ही तुम्हें अच्छी तरह से समझा देगी कि मैं कोई और नहीं हूं, मैं भी एक परिचित व्यक्ति हूं, तुम धीरे धीरे मुझे पहचान लोगे। आगे कवि कहता है कि तुम्हारी यह जो दंतुरित मुस्कान है वो मैं नहीं देख पाता अगर तुम्हारी माँ जो है वह माध्यम नहीं बनी होती। तुम्हारी माँ हम दोनों के लिए ही एक माध्यम बनी हुई है। आगे वह कहता है कि तुम्हारी माँ बहुत ही धन्य है जिसे तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान का आनंद सदैव मिलता रहता है, पर मैं तो प्रवासी हूँ, मैं तो दूसरा हूँ जो कि हमेशा बाहर रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कोई अपरिचित व्यक्ति हूँ। विद्यार्थियों ऐसा होता है ना कि कभी कभी जब कोई अपरिचित व्यक्ति घर में आ जाता है तो छोटे बच्चे उसे घूर घूर कर देखते हैं या फिर उससे डर जाते हैं। तो जो बच्चा है वह भी नागार्जुन के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहा है, जिस पर कवि बहुत ही संतुष्टि के साथ यह कविता लिख रहा है और अपने भाव व्यक्त कर रहा है। हमने कविता के इस अंश में शेफालिका के फूलों का वर्णन किया। शेफालिका के फूल यही होते हैं जो स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। इनमें से बहुत तेज खुशबू आती है और यह अपने आप ही झड़-झड़ कर पेड़ से गिरने लगते हैं। यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प भी है। विद्यार्थियों आइए अब हम कविता के अगले अंश का अर्थ जानते हैं। इससे पहले कठिन शब्दों को जान लेते हैं। मधुपर्क एक पदार्थ होता है जिसे पंचामृत भी कहते हैं और यह बच्चों को खिलाया जाता है। कनखी का अर्थ होता है तिरछी निगाहों से देखना और छविमान का अर्थ होता है सुंदर। आइए अब हम इस कविता का अर्थ जानते हैं। कवि कहता है कि वह तो एक अतिथि है, वह यहाँ आता जाता रहता है, इसीलिए हे प्रिय बालक तुम्हारा इस अतिथि से कोई संपर्क ही नहीं रहा। तुम्हारा लालन पालन तो तुम्हारी माँ ने ही किया है, अर्थात तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें मधुपर्क का पान कराया है। तुम्हारी माँ को ही तुम पहचानते हो। आगे वे कहता है कि तुम मुझे नहीं पहचान पाए, इसीलिए तुम बार बार मुझे तिरछी निगाहों से देख रहे हो, और जब हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और तुम मुस्कुराने लगते हो तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान बहुत ही छविमान लगती है, बहुत ही मोहक लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। कवि ने यहाँ पर बच्चे की मुस्कान का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आइए विद्यार्थियों देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने जाना कि कवि ने कैसी मुस्कान का वर्णन किया है।
कवि ने बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया है, जो बहुत ही स्वाभाविक होती है, बड़ों की तरह कोई नकली मुस्कान नहीं होती। आगे उसने बालक के सौंदर्य का वर्णन भी किया है। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि घर जाकर आप इस कविता को जरूर पढ़ेंगे और अगली वीडियो को देखने के लिए आप अगली कविता पढ़कर आएंगे, जिसका नाम है फसल, और वह आपकी पाठ्य पुस्तक पर पृष्ठ संख्या 40 से 41 पर अंकित है। ध्यानपूर्वक उस कविता को पढ़कर आएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।